Narhan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप सुन रहे हैं FM 100 और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट राहिल सिद्दीकी, आपके पसंदीदा प्रोग्राम में जिसका नाम है इंसुलिन और रमज़ान। ये प्रोग्राम गेट्स फार्मा के ताउन से पेश किया जा रहा है। गेट्स फार्मा की बुनियाद 1995 में रखी गई और आज गेट्स फार्मा 700 कौमी और बैनुल अक़वामी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में सेकंड नंबर पे रैंक होती है। इसके अलावा गेट्स पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की वो वाहिद फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और क्वालिटी कंट्रोल लैब दोनों ही WHO से अप्रूव्ड हैं और टॉप 100 एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में भी शामिल है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सारा नदीम। आप कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, इस वक्त आगा खान अस्पताल से वाबस्ता हैं और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम इंसुलिन और रमज़ान में। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू मैडम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम इंसुलिन और रमज़ान के लिए वक्त निकाला और हमारे साथ इस मुहिम का हिस्सा बनी। बहुत शुक्रिया अपॉर्चुनिटी का। इससे पहले कि मैं सवालों की तरफ बढ़ूं, नाजरीन और सामीन दोनों को बताना चाहूँगा कि ये एक लाइव शो है। आप अपने सवालात डॉक्टर सारा नदीम से 111-111-100 पे कॉल करके डायल करके कर सकते हैं और SMS के लिए आपको अपने टेक्स्ट मैसेज के ऑप्शन में जाकर कराची लिखकर स्पेस देना होगा और उसे 3636 पे सेंड करना होगा। मैडम, पिछले साल आपके साथ जब हमने प्रोग्राम किया उसकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा रही। हमें बड़े मतलब समझें कि बहुत ज़्यादा कॉल्स आई, बहुत ज़्यादा SMS आए और लोगों ने दरख्वास्त की कि जी मैडम को दोबारा लाया जाए। बहुत शुक्रिया। क्योंकि आधे घंटे का ये प्रोग्राम है, हम बहुत सारे सवालात तो नहीं ले पाएंगे, तो हमने फैसला ये रखा है कि जी लोगों के सवालात को पहले से इकट्ठा कर लिया। तो आज जो मैं सवालात आपसे करने जाऊंगा वो उन तमाम लोगों के हैं जो आपसे मिलना चाह रहे थे, बात करना चाह रहे थे। कुछ कॉल्स भी हम लेंगे, कुछ SMS लेंगे और कुछ सवालात को हमने इकट्ठा कर दिया है। ठीक। तो मैडम, हमारा सबसे पहला सवाल जो आपके किसी पेशेंट ने किया है कि जी इंसुलिन के हवाले से हमें बताएं कि वो क्या है और इसकी अहमियत क्या है जिस्म के अंदर और ये कब दरियाफ्त हुई। ठीक है, थैंक यू। ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि इंसुलिन हम इस्तेमाल में तो बहुत देखते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये कब दरियाफ्त हुई और ये एक्चुअली क्या काम करती है हमारे जिस्म में। तो 1921 में पहली दफ़ा इंसुलिन की दरियाफ्त हुई थी कनाडा में। 2-3 डिफरेंट डॉक्टर्स इकट्ठे मिलके उन्होंने ये डिस्कवरी की और ये देखा कि ये उन्होंने एनिमल्स की मतलब काउस की पैनक्रियाज के लबलबा जिसे कहते हैं उसका हिस्सा निकाला, उसको कूट के उसको इंजेक्शन बनाया और उन पेशेंट्स में इंजेक्ट किया जिनमें टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, जिनमें बिल्कुल इंसुलिन की कमी होती है। और उन्होंने देखा कि अचानक से वो जो बिल्कुल मौत के मुंह में खड़े थे वो लोग उठ के बैठ गए, बिल्कुल ठीक हो गए। उस पर इजाद हुआ था और नोबेल प्राइज़ भी जीता गया था 1922 में जिन्होंने ये दरियाफ्त किया था। तो इंसुलिन है एक केमिकल, एक हार्मोन जो हमारी बॉडी में रिलीज होता है, बनता पैनक्रियाज में है जो लबलबा कहते हैं मुर्दों में, और वो उसका जो मेन पर्पस हमारे जिस्म में है वो ये है कि वो शुगर लेवल को खून के अंदर नॉर्मलाइज करता है, रेगुलेट करता है। ये इसलिए बहुत ज़रूरी और अहम हार्मोन है क्योंकि हमारा जो दिमाग है, जो ब्रेन है, वो एनर्जी के लिए शुगर को, ग्लूकोज को यूटिलाइज करता है। तो जो ब्लड का शुगर लेवल है उसको बहुत हमें ख़ास तरीके में एक लेवल के अंदर रखना चाहिए, ना वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना कम, और ये अहम काम जो है वो इंसुलिन किरदार करता है। मैडम, इसका मतलब है कि इंसुलिन को दरियाफ्त हुए पूरे 100 साल हो गए। अब देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली 2021, जी बिल्कुल, यानी सेंचुरी हो चुकी है। सेंचुरी हो चुकी है। और आई एम श्योर कि इसकी दरियाफ्त से बहुत सारे मरीजों को बहुत सारे अफाका हुआ है और बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बढ़ाया है। बिल्कुल, ये उस ज़माने में तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो कि यंग लोगों में होती है और जिसमें इंसुलिन की बिल्कुल कमी होती है, वो चंद साल से ज़्यादा हयात रह ही नहीं पाते थे। इसकी वजह से तो अब उनकी लाइफ स्पैन में रिमार्केबल डिफरेंस आया है कि वो एक अच्छी हेल्दी ज़िंदगी गुजार पाते हैं। मैडम, हम देखते हैं कि मार्केट में बहुत सारी इंसुलिन अवेलेबल हैं। जी। जानना ये चाहेंगे कि ये तरह तरह की इंसुलिन क्यों कर हैं जी, और
इनके काम क्या मुख्तलिफ हैं या एक ही काम कर रही होती हैं? बिल्कुल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अक्सर हम लिखते हैं किसी कहीं कोई बात भी कर रहा होता है, इवन मेरे पेशेंट्स जब बात करते हैं कहते हैं हम इंसुलिन की 10 यूनिट पर हैं, पर मेरा ये उनसे दूसरा सवाल होता है कि लेकिन कौन सी इंसुलिन? क्योंकि हमारी मार्केट में भी और अब बहुत सारी डिफरेंट इंसुलिन अवेलेबल है और वो बहुत फ़र्क हैं, और ये फ़र्क जानना बहुत लाजमी है मरीज़ के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी, राइट? तो इंसुलिन की एक तो मेन 2 किस्में हैं, एक इनको हम ह्यूमन इंसुलिन कहते हैं और एक को हम एनालॉग इंसुलिन कहते हैं। ह्यूमन इंसुलिन पुरानी वाली इंसुलिन है, वो ह्यूमन मतलब इंसानी जो इंसुलिन जो हमारी बदन में होनी चाहिए और जो कि शुगर के मरीज़ में, डायबिटिक्स में नहीं होती या कमी होती है उसकी, बिल्कुल उसी तरह की है, लेकिन लैब में बनाई गई है ताकि उससे कोई रिएक्शन ना हो। अगर हम सीधा किसी ह्यूमन वाली इंसुलिन एक्चुअली बॉडी में डालेंगे तो हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी उसको। तो एक तो वो ह्यूमन इंसुलिन है जो कि पुराने ज़माने में हम उसको डिफरेंट नामों से, रेगुलर इंसुलिन, एनपीएच, इस तरह के नामों से नोन है। अब रिसेंट 10-15 साल में एनालॉग इंसुलिन आई है जो कि हमारी बॉडी से तरह है, लेकिन उसमें फ़ायदा ये है कि हम उसकी टाइमिंग कंट्रोल कर सकते हैं, कि उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एकदम शूट अप ना चली जाए जब हम इंजेक्ट करें, एक स्टेडी स्टेट रहे। एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है उनमें और एक शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग मतलब 24 घंटे तक दौरानिया उसका होता है, और शॉर्ट एक्टिंग मतलब कि आपको खाने से फ़ौरन पहले भी लगा लें तो उसका असर फ़ौरन आ जाता है, ना कि जो पुरानी ह्यूमन इंसुलिन थी जो कि आपको आधा घंटा पहले सब्र करना पड़ता था फिर खाना होता था। इसमें यह है कि खाना सामने पड़ा है, आप उसी वक्त इंसुलिन लगाने वो फौरी एक्शन में आएगी। बिल्कुल ठीक। मैडम, हम देखते हैं अमूमन के जी ज़्यादतीज़ या डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं वो इंसुलिन पे तो होते ही हैं जी, कुछ लोग ओरल मेडिकेशन पे भी होते हैं। बिल्कुल। जानना ये चाहते हैं कि ये डिफरेंशिएशन कब और क्यों कर होती है, कि किन लोगों को इंसुलिन की ज़रूरत है, किन को ओरल मेडिकेशन की ज़रूरत है, और क्या तरीक़ाकार बेहतर है इंसुलिन डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का? तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि डायबिटीज़ की तो 2 इकसाम है, ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2। उसी से हमें पता चलेगा कि इसमें क्या चीज़ बेहतर होती है। तो टाइप 1 में तो एक इंसुलिन की बिल्कुल कमी है खून के अंदर, बॉडी के अंदर आपके, उनके लिए टैबलेट्स नहीं है, उनके लिए सिर्फ इंसुलिन है, और वो इंसुलिन उनके लिए जान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि जब पहली दफ़ा इंसुलिन ईजाद हुई, उनकी जान, वो एक जान बचाने का ज़रिया बनी, ठीक है। तो उनके लिए एक इंसुलिन, सिर्फ इंसुलिन ही कंट्रोल में करती है उनकी शुगर और उनकी लाइफ टाइम को प्रोलॉन्ग करती है। उसमें 2 किस्म की इंसुलिन इस्तेमाल होती है, लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग। जो टाइप 2 होते हैं डायबिटिक, जो कि अमूमन हम लोग जो हमारे ख़ानदानों में भी लोग होते हैं जिनको शुगर है, उनको टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। ये ज़्यादातर थोड़ा बड़ी उम्र की डिजीज़ होती है, यंगस्टर्स में भी हो जाती है अगर वेट ज़्यादा हो। उसमें इंसुलिन की कमी है लेकिन ज़ीरो नहीं है, उसमें हम दोनों इंसुलिन और टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं। पुराने ज़माने में सिर्फ ऐसी टैबलेट्स होती थी जो कि अगर टैबलेट्स ले रहे हैं तो इंसुलिन नहीं ले सकते, इंसुलिन ले रहे हैं तो टैबलेट्स नहीं ले सकते। अब क्योंकि साइंस ने बहुत एडवांसेस किए हैं, अब हम दोनों एक किस्म की इंसुलिन और 2-3 टैबलेट्स भी साथ ले सकते हैं। और ये किसके लिए कौन सी सबसे फ़ायदेमंद है वो हम डॉक्टर्स के साथ डिस्कशन करके, हम हर पर्सन के लिए पर्सनलाइज करके कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी शुगर, हर एक की शुगर हल्की हल्की सी फ़र्क होती है दूसरे शख्स के लिए। तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि वो मेरे पड़ोसी ये ले रहा है तो मैं भी ये लूँ। तो ये वो मशवरा करके डॉक्टर से वो हम देखते हैं कि कौन सी कॉम्बिनेशन ऑफ इंसुलिन एंड टैबलेट्स वर्क करती है। मैडम बिल्कुल सही, आपने सही फरमाया है कि बहुत सारे लोगों के इसको सिर्फ दवाइयों से जो है ना अफाका हो जाता है, उनको दवाइयों के साथ इंसुलिन पे जाना पड़ता है, और कुछ लोगों को इंसुलिन के साथ 1 दवाई या 2 दवाई, वो आपका मॉलेज डिसाइड करता है आपकी इंसुलिन को देखते हुए, शुगर लेवल्स को देखते हुए कि किस तरह का ट्रीटमेंट आपके लिए बेहतर है। बिल्कुल। अगला सवाल जो है डॉक्टर साहबा हमसे कर रहे हैं नादरा साहिबा, इनका ताल्लुक जो है वो FB एरिया से है। फरमाती हैं कि जी क्या दौरान रोज़ा इंसुलिन का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका रोज़े पे तो कोई असर नहीं? राधा साहबा, थैंक यू, आपने मैसेज भेजा। ये सवाल आपका इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली रमज़ान के मुनासबत से। तो मल्टीपल जो हमारे फतवे और इंस्टीट्यूट्स हैं मुसलमानों के, इंटरनेशनली भी और नेशनली, उन सब ने ये प्रोक्लेम किया है कि इंसुलिन के इंजेक्शन देने से आपका रोज़ा खारिज नहीं होता, आप बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन जो लोग अगर 4 इंसुलिन ले रहे हैं दिन में या 2 से 3 से ज़्यादा, तो वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर रोज़ा खुद से नहीं रखना चाहिए। डॉक्टर के मशवरे से पूछें कि उनके लिए सेफ़ है कि नहीं है। लेकिन ड्यूरिंग रोज़ा अगर आप एक इंसुलिन लेते हैं और आपके डॉक्टर से मशवरे के साथ उन्होंने कहा कि सेफ़ है, तो उससे रोज़ा खारिज नहीं होता। मैडम एक और SMS में मौसूल हुआ है, अपना नाम यूसुफ बताते हैं और कह रहे हैं कि जी मैं रमज़ान में
रोज़े रख रहा हूँ और इंसुलिन ले रहा हूँ, क्या मुझे डोज एडजस्ट करने की ज़रूरत है? जी, अच्छा सवाल। और हालांकि अब हम आखिरी अशरे पे हैं, लेकिन बिल्कुल इंसुलिन डेफिनेटली एडजस्ट होनी चाहिए। तो आइंदा फ्यूचर के लिए भी मेरा ये मशवरा होगा कि रमज़ान से पहले हमेशा अपनी इंसुलिन और जो टैबलेट्स हैं शुगर की वो डिस्कस कीजिए अपने डॉक्टर से कि मुझे किस तरीके से एडजस्ट करनी है। कभी कभार हमें टाइमिंग बदलनी पड़ती है, इंसुलिन की डोज अक्सर कम करनी पड़ती है, एडजस्ट करनी होती है, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा कम कर लें तो उससे भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ये डिस्कशन होना चाहिए कि रमज़ान के दौरान और फिर रमज़ान के बाद कौन सी डोज पे वापस जाना है। यानी कि मैडम ईद बाद रमज़ान ईद के जो आपका सिलसिला होगा, हमें अपनी डोज को एडजस्ट फिर से करना पड़ेगा, पुरानी वाली डोज पे पुरानी वाली यूजुअली फॉर मोस्ट पीपल वो जो पुरानी जो रमज़ान से पहले वाली डोज थी उसी पे चले जाना होता है। बहुत रेयर कोई होता है कि जिसे हमें वो भी एडजस्ट करना होता है, लेकिन अक्सर हम कहते हैं कि जो रमज़ान से पहले आपकी डोज थी आप उस पर वापस चले जाएँ। विच मीन्स कि मैडम दौरान रमज़ान हमारी डोज जो कम हुई है, बाद रमज़ान उसको अपनी पुरानी डोज के ऊपर वापस जाना पड़ेगा। अगर हम रमज़ान वाली डोज को यूज़ करेंगे इसका मतलब ये है कि हमारे शुगर लेवल्स मेंटेन नहीं होंगे। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप रोज़ा रख रहे हैं तो एक आपका बीच में एक खाना कम हो गया, ठीक है, और टाइप ऑफ खाना भी फ़र्क है, रूटीन भी थोड़ी चेंज हो जाती है। लेकिन अगर आपको बहुत सारे लो हो रहे थे, मतलब शुगर आपकी लो लेवल पे जा रही थी, तो फिर आप पुरानी डोज पे जाने से पहले अपने मौलिद से फिर मशवरा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इंसुलिन लेने के बाद जिस्म में क्या तब्दीलियाँ आती हैं? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। इंसुलिन 3 जगहों पे मेन एक्शन अपना करती है। एक हमारे मसल के सेल्स पे करती है, हमारे लिवर पे, जिगर पे, और हमारे फैट के जो सेल्स होते हैं उस पे। ठीक है। जब हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी होती है तो हम शुगर को अपनी बॉडी में रोक नहीं पाते, ना वो जमा हो सकती है। हम खाना खाते हैं, आंतों से शुगर जो है वो ब्लड में जाती है, और अगर इंसुलिन की बिल्कुल कमी है तो वो यूरिन में निकल जाती है, किडनी में। इसीलिए जो बहुत बीमार होते हैं और डायबिटीज़ पुअर कंट्रोल में होती है उनका एकदम वजन कम होता है, वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं, राइट। इंसुलिन जब हम लेते हैं तो वो शुगर जो है वो स्टोर होती है फैट के अंदर, ठीक है, फैट सेल्स में हमारे, वो हमारे मसल्स यूटिलाइज कर सकते हैं, ताकि मसल्स जब मूव करते हैं, हम वॉक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मसल्स को एनर्जी की ज़रूरत है, वो वहाँ पे यूटिलाइज होती है, और लिवर के अंदर भी यूज़ होती है। और फिर जब हमारी ब्रेन को शुगर की ज़रूरत पड़ती है, जब हम सो रहे हैं, जब हम खाना नहीं खा रहे, तो वहाँ से फिर वो लिवर से निकल के ब्रेन के अंदर जाती है। जिन लोगों ने अभी ट्यून इन किया है उन्हें बताता चलूँ कि आप सुन रहे हैं FM 100। प्रोग्राम का नाम है इंसुलिन और रमज़ान। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सारा नदीम, और ये प्रोग्राम गेट्स फार्मा के ताउन से पेश किया जा रहा है। मैडम, इंसुलिन लगाने का कोई ख़ास तरीका है? बिल्कुल। सो जो मेजॉरिटी इंसुलिन यहाँ पे अवेलेबल हैं वो सबक्यूटेनियस हम कहते हैं। सबक्यूटेनियस का मतलब कि स्किन के नीचे के हिस्से में। तो हम नर्सेस के थ्रू भी सिखाते हैं, और ये बात बार बार सीखनी भी और रिव्यू भी होनी चाहिए कि अगर कोई बहुत सालों से भी लगा रहा है तो एक बार टेक्निक को रिव्यू करने में कोई हर्ज नहीं है। छोटा सा आप पेट का हिस्सा, मतलब स्किन को थोड़ा सा जैसे आप पिंच करते हैं और वहाँ लगाते हैं, उसको सबक्यूटेनियस कहते हैं। एक चीज़ लेकिन ये दिमाग में रखनी चाहिए कि जहाँ जहाँ आप इंजेक्ट कर रहे हैं, जैसे अगर आप दिन में 2 इंजेक्शन लगाते हैं, एक भी लगाते हैं, तो उसी स्पॉट पे नहीं लगाना चाहिए बार बार, क्योंकि वहाँ पे फिर नीचे स्कार बन जाता है, और फिर आप इंसुलिन लगा तो रहे हैं लेकिन वो जज्ब नहीं होती। तो हम इस तरह सिखाते हैं कि टेक्निक ये है, लेकिन आप हिस्सा मूव करते रहें अपने बॉडी पे, और ज़्यादातर हम अमूमन पेट पे कहते हैं लगाने को। इसकी क्या कोई ख़ास वजह मैडम, सिर्फ पेट पे ही लगाई जाती है? ये फ़ायदा ये होता है क्योंकि देखिए हमारी स्किन के नीचे बहुत सारी नर्व्स और वो चीज़ें, ब्लड वेसल्स भी जा रहे होते हैं। अगर कुछ लोग टांग पे भी लगाते हैं, लेकिन टांग पे हमें ये बताना होता है कि कौन से हिस्से पे बिल्कुल नहीं लगानी, क्योंकि उस हिस्से पे नर्व्स जारी होती हैं और ब्लड वेसल्स। तो अगर हम गलती से उधर लगा देंगे तो वहाँ ब्लीडिंग भी हो सकती है और नर्व पे भी डैमेज हो सकता है। पेट का काफ़ी सारा हिस्सा जो है, जैसे नाव से 3-4 सेंटीमीटर बाहर की तरफ अगर आप लगाएंगे तो वहाँ पे कोई ऐसे कंसर्न नहीं होता, तो इसलिए वो एरिया बड़ा भी होता है बहुत लोगों का, तो आसानी से वहाँ पे लग सकता है। ठीक है मैडम, हमने आपसे जाना है कि ये इंसुलिन लगाने के लिए आपको नर्सिंग की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और उनकी बताई हुई टेक्निक को आप खुद से भी लगा सकते हैं, कोई बहुत टेक्निकल काम नहीं है। नहीं, अक्सर तो आप खुद ही लगाएंगे, घर पे आप खुद ही लगाएंगे। अब तो बल्कि पेन्स अवेलेबल हैं इंसुलिन की, जो कि बहुत आसान कर दिया। पहले अभी भी हमारे पास सिरिंज और वायल भी होता है कि आपने वो निकाली, सिरिंज में भरा, लेकिन जो पेन्स हैं वो बहुत आसान होती है। उसमें आपने हल्का सा मोटी सी पेन की निस्बत होती है, उसमें नीडल भी बहुत छोटी सी होती है। तो नर्स का और हमारा डॉक्टर्स का ये फ़र्ज़ है कि हम आपको एक बार सिखा दें ताकि आप आसानी से घर पर लगाएं। बच्चे जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ भी होता है, अब तो छोटे छोटे बच्चे भी बड़ी आसानी से वो लगा पाते हैं। ठीक है मैडम, इससे मुझे याद आता है केयर गिवर्स
की एक इस्तिलाह मशहूर है, ये कौन लोग होते हैं और इनका क्या रोल है डायबिटीज़ मैनेजमेंट में? आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया। अक्सर हम लोग केयर गिवर्स को भूल जाते हैं, हम लोग पेशेंट पे कंसंट्रेट करते हैं और डॉक्टर और पेशेंट के रिलेशन पे, और जो केयर गिवर और पेशेंट और केयर गिवर और डॉक्टर की इंपॉर्टेंट बात है वो इग्नोर हो जाती है। केयर गिवर्स वो लोग हैं जो कि हम जिन शख्स को डायबिटीज़ है उनका हाथ बटाते हैं उनकी डायबिटीज़ मैनेज करने में। अब अगर बच्चों को डायबिटीज़ है तो उनकी माएँ होंगे, माँ बाप होंगे, अगर हमारे ज़ईफ़ पेरेंट्स को है तो या चचा पप्पो किसी को भी, जो भी उनका हाथ बटाते हैं, उनको उनके लिए खाना पकाते हैं, उनके लिए स्पेशल डाइट प्रिपेयर करते हैं, उनकी इंसुलिन लगाने में हेल्प करते हैं, उनकी शुगर चेक करने में मदद करते हैं, वो सब केयर गिवर्स हैं। और ये एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है क्योंकि आप किसी का ख्याल रख रहे हैं, आपके सर पे जिम्मेदारी भी बहुत होती है, तो हमें अपने केयर गिवर्स का भी ख्याल करना चाहिए और उनको साथ साथ लेकर एजुकेट भी करना चाहिए कि अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का जब ख्याल किस तरह से हम ऑप्टिमल कर सकते हैं। तो मैडम, केयर गिवर्स के हवाले से कोई प्रोग्राम वगैरह तरतीब दिया जाता है जिसमें उनकी भी अपनी जो है ट्रेनिंग हो सके? जी, ऑनलाइन हमारे यहाँ वेबिनार्स होते हैं जी, हम केयर गिवर के ग्रुप्स भी होते हैं, सपोर्ट ग्रुप्स भी होते हैं। बिकॉज ऑफ कोरोना अब इन पर्सन नहीं होते, लेकिन हमारी आखान यूनिवर्सिटी में हम लोग ने पहले इवेंट्स इन पर्सन भी किए हैं जिसमें केयर गिवर्स को बुलाया गया ताकि उनके भी जो बहुत सारे स्ट्रगल्स और सवाल होते हैं वो आंसर करने चाहिए और एक सपोर्ट भी मिलती है एक दूसरे को मिलने की कि वो दो लोग एक ही सिचुएशन में रहे। लेकिन ऑनलाइन अवेलेबल हैं और व्हाट्सएप पे सपोर्ट ग्रुप से बने हुए हैं, स्पेशली टाइप 1 डायबिटिक्स के लिए, क्योंकि उसमें चेकिंग बहुत फ्रीक्वेंटली करनी पड़ती है, इंसुलिन फ्रीक्वेंटली लगती है, उसके अलग एक मसाइल हैं, टाइप 2 डायबिटिक्स के अलग मसाइल हैं। तो केयर गिवर्स दोनों के डिफरेंट चैलेंजेस, उनको एक दूसरे से सपोर्ट मिलती है और आंसर्स होते हैं। मैडम, मुख्तलिफ प्रोग्राम आपसे पहले जो हमने की एक सीरीज़ है, हमने ये जाना है कि जी पाकिस्तान में जो डायबिटीज़ की शरह है वो बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल। और ख़तरनाक बात यह है कि जो यंग पॉपुलेशन है उसमें इसका रुझान कुछ ज़्यादा है जी। शरह। हम जानना ही चाहेंगे मैडम कि इसकी वजह क्या है और किस तरीके से इसकी शरह को कम किया जा सकता है? राइट, आपने बहुत ये बात स्ट्रेस की है और ये बात हम लोग बार बार हर बात पे ये करते हैं कि ये जो डायबिटीज़ का जो एपिडेमिक है ये बढ़ता जा रहा है और अगले 10-20 सालों में बहुत हम पाकिस्तान अभी भी बहुत हाई ऑन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ है जहाँ पे डायबिटीज़ की प्रेवलेंस है और वो और बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारी जो यंगर पॉपुलेशन है उनका लाइफस्टाइल एक चीज़ है कि खाने पीने का क्या है और चलना फिरना कम है। राइट, हम लोग अक्सर अब गाड़ियों में बैठते हैं, बाइक पे जाते हैं और हमारी एक्सरसाइज पार्क्स वगैरह भी लिमिटेड हैं कराची में, तो वो अगर कोई करना भी चाहे तो उसको दुश्वारी होती है। तो अगर हम एक्टिविटी कम करेंगे, खाना पीना फास्ट फूड मीठा बहुत ज़्यादा खाएंगे और हमारा फैमिली की तरफ से रुझान है डायबिटीज़ की तरफ, तो फिर हमारे में डायबिटीज़ जल्दी डेवलप हो जाएगी। इसको हम रोक इस तरह से कर सकते हैं कि हम रियलाइज़ करें कि अगर हमारी फैमिली में है, जैसे मेरी अम्मी अब्बा में किसी को, बहन भाइयों में से खाला फुप्पो, तो मुझे अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखना है, मुझे रेगुलर एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है, अलग से नुस्खा नहीं ये सोचूं कि ये मैंने अपनी हेल्थ के लिए लॉन्ग टर्म करना है। तो ये चीज़ों पर हम फोकस कर सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने का कोई तरीका नहीं है, तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए आप अपनी लाइफस्टाइल पे फोकस ज़रूर कर सकते हैं। मैडम, हमारे साथ मौजूद है रफ़ी साहब गुलशन इकबाल से। इन्होंने हमें SMS किया है, कह रहे हैं कि मैं तरावी पढ़ रहा हूँ और इससे पहले मैं एक्सरसाइज करता था, दौरान रमज़ान इस वक्त जो रूटीन है मैं एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा, तो इस सूरत हाल में मैं क्या करूँ? आया कि तरावी इटसेल्फ एक एक्सरसाइज लगती है, बिल्कुल। मैं इस पे इक्तिफा करूं या एक्सरसाइज के लिए कुछ वक्त निकालूं? नहीं, मेरे ख्याल में अगर ये तरावी पढ़ रहे हैं तो वो उनकी एक्सरसाइज ही होगी। इट्स अ वेरी उसमें स्ट्रेचिंग भी है, उसमें कार्डियो भी हो जाता है और काफ़ी सस्टेन्ड लंबी किस्म की एक्सरसाइज रहती है। तो रमज़ान में अगर आप तरावी बाकायदगी से पढ़ रहे हैं तो वो वही आपकी, अगर वैसे वॉक होती थी या दूसरी एक्सरसाइज होती थी, वो उसको रिप्लेस कर देती है। अच्छा मैडम, जनरली ये देखा गया है कि करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ कि 40 साल के बाद जो है ना डायबिटीज़ डायग्नोज हो रही होती है। राइट, इसकी क्या वजह है मैडम? इसकी वजह यह है कि देखिए उससे पहले लोगों को डायबिटीज़ होती है लेकिन वो डॉक्टर के पास रेगुलरली जा नहीं रहे होते। राइट, स्क्रीनिंग का कॉन्सेप्ट कम है, ठीक है। तो काफ़ी हमें जब बाद में 40 के बाद 40-45 पे लोग फिर अपनी सेहत का ख्याल करना शुरू करते हैं कि अच्छा अब मैं जाके रूटीन स्क्रीनिंग कराता हूँ या कराती हूँ, फिर पता चलता है कि डायबिटीज़ है। अब वो डायबिटीज़ तो पिछले हो सकता है 5, 6, 8, 10 साल से हो, लेकिन वो उसके अलामात हल्के हल्के होते हैं शुरू में। तो इसलिए मैं लोगों को ये समझाती हूँ कि लोग कहते हैं मैं तो ठीक हूँ, मुझे कोई फीलिंग नहीं हो रही, लेकिन अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है या आपका वज़न ज़्यादा है या कोई और फैक्टर है जिसकी वजह से शुगर ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि अगर आपको एज़मा है, दमा है
और आप स्टेरॉइड्स पे हैं बहुत अरसे से, तो वो सब आपका शुगर होने का रिस्क बढ़ाते हैं। तो रेगुलर स्क्रीनिंग करानी चाहिए, सालाना कम से कम टेस्ट होना चाहिए फास्टिंग शुगर का, और दूसरा टेस्ट होता है HbA1c का, ताकि जो ये छुपी हुई डायबिटीज़ है उसका पहले पता चल जाए, और जितनी जल्दी पता चलेगा हम कॉम्प्लिकेशंस को उतनी जल्दी रोक सकते हैं। मैडम ये बताइएगा, तो फिर वो कौन सा मौजू वक्त है या उम्र है जिसमें ये स्क्रीनिंग का होना ज़रूरी है? ठीक है, तो ख़वातीन में तो एक फैक्टर होता है जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ डिटेक्ट करने का उस वक्त पता चलता है। तो जिसको अगर प्रेगनेंसी में ख़वातीन को हुई हुई यंग एज में ठीक है डायबिटीज़, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि उनका रिस्क बाकियों से ज़्यादा है परमानेंट डायबिटीज़ होने का। ठीक है, प्रेगनेंसी होगी, जेस्टेशनल डायबिटीज़ ख़त्म होगी, लेकिन अगले 5, 6, 10 साल के बाद हो सकती है। तो हम यूजली रेकमेंड करते हैं कि अबव द एज ऑफ 25 और सो रेगुलर स्क्रीनिंग होनी चाहिए। अब इसमें ये फैक्टर्स अलग है, अगर कोई ओवरवेट है, ओबीस है, तो वो मैं 18-19 पे भी उनको स्क्रीन करा सकती हूँ। कोई जो है बहुत फिट है तो उनको मैं कहूँगी आप 30 के बाद भी कर सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है या हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री है तो फिर आप जल्दी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम एज फ्लक्चुएट करता है। और मैडम ये समझें कि ईयरली स्क्रीनिंग जो हो रही है, मतलब ये बहुत आइडियल सिचुएशन है कि हर आदमी अपने आप को हर साल स्क्रीन कराए कम अज़ कम, लेकिन ये कि किसी भी साल उसने स्क्रीन कराया और पता लगा कि जी डायबिटीज़ नहीं है और अब वो मुतमईन हो गया, राइट, तो अगले साल निकल जाता है तो उसके अगला साल, उसके साल, मतलब ये सिलसिला जो है ना ब्रेक हो जाता है, राइट। और फिर 10 साल बाद वो कहेंगे कि मैंने कराया था, मुझे शुगर नहीं थी, तो वो 10 साल बाद अब आप 50 पाउंड भी बढ़ चुके हैं, आपके वजन भी बढ़ चुका है, उम्र भी बढ़ गई है, और फैमिली में पता चला है कि 2-3 बहन भाइयों को भी शुगर हो गई है। तो इसलिए रिस्क फैक्टर्स को अगर आपको पता है तो रेगुलरली करा लें। अगर 1 साल 2 साल निकल भी गए, कुछ अलामात भी होती हैं लेकिन बाद में ये समझाती हूँ कि जब तक अलामात आती है ना, ज़रा टाइम आगे निकल चुका होता है। तो आप ये देखें, आपको ये अपना रिस्क पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ का आपका रिस्क कितना है, हाई है, नहीं है। वो आपकी फैमिली हिस्ट्री से है, आपके अपने लाइफस्टाइल से है, वज़न से है, खाने पीने के अंदाज से है। तो मेरे ख्याल में एक सिंपल सा टेस्ट होता है, उसको अगर साल निकल भी गया तो फिर करा लें। ये ना करें कि जब अलामत होगी तो मैं देखूँगा। ठीक है मैडम, एक SMS हमें और मौसूल हुआ है, अपना नाम सबा बताती हैं या बताते हैं, ये कॉमन नाम है, कुछ दोनों में से किसी का भी हो सकता है। फरमा रहे हैं या फरमा रही हैं कि जी मेरे फैमिली में डायबिटीज़ है, राइट, और मेरी उम्र 40 साल से थोड़ी सी ज़्यादा है। इससे लगता है मुझे कि कोई खातून नहीं हो सकती, कोई हजरात ही हुजूर ही होंगे साहब हमारे साथ, कोई हजरत ही हैं जो अपनी उम्र 40 साल बताते हैं और कह रहे हैं कि जी मुझे डायबिटीज़ की तशख़ीस नहीं हो पाई है। हाँ, अलबत्ता मेरी फैमिली में डायबिटीज़ ज़रूर है, राइट। क्या मैं मुतमईन हो जाऊँ कि मुझे अब आने वाले वक्त में डायबिटीज़ नहीं होगी? नहीं, मेरे ख्याल में मुतमईन तो जब आप हो सकते हैं जब आप रेगुलर स्क्रीनिंग कराएंगे और वो टेस्ट हर दफ़ा नॉर्मल आते हैं, लेकिन वरना नहीं आप कह सकते हैं कि मुझे नहीं। आपको फैमिली हिस्ट्री है, आप अबव द एज ऑफ 40 हैं, और आपको डेफिनेटली स्क्रीनिंग करानी चाहिए। मैडम, यहाँ से एक सवाल मेरा पैदा होता है कि वो कौन से लोग हैं जो बिल्कुल सेफ़ हैं? जो बिल्कुल सेफ़ है वो है जो कि हेल्दी वेट पर हैं, ठीक है, उनकी डायरेक्ट कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, मतलब माँ बाप में से किसी को नहीं है, बहन भाइयों में से किसी को नहीं है, और जो है वो अपना जैसे BMI हम एक कहते हैं, वेट डिवाइड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, वो नॉर्मल वेट पे है, अंडर 25 है, प्रेफरेबली 22 के अंडर वो। लेकिन मैं 100% किसी को नहीं गारंटी सिर्फ शक्ल देख के कह सकती या उम्र देख के कह सकती कि आप 100% सेफ है, क्योंकि कभी कभार जिन लोगों को आप नहीं भी एक्सपेक्ट करते उनमें भी शुगर निकल सकती है। ठीक है मैडम, ये बताइएगा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात आपने की जी, और इस वक्त जो सूरत हाल है इसको देखते हुए बहुत अच्छे तौर पे आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, अलबत्ता डाइट को आप ज़रूर मैनेज कर सकते हैं। तो वो तमाम लोग जो कि ओबीस हैं, मेरा सवाल उस तरफ है, और अपने वज़न को कम करना चाहते हैं ताकि डायबिटीज़ की तरफ ना जा सकें, उन्हें क्या करना चाहिए? ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आजकल बिकॉज ऑफ कोरोना और सारी चीज़ें, बहुत सारी जिम्स ये सब बंद हैं, तो उसके अंदर मेन जो चीज़ वैसे वेट लॉस के लिए वैसे भी हालात में ये है कि आपको कैलोरीज अपनी कम करनी है, मतलब खाना पीना कम करना है। अगर आपने वही वज़न बरकरार रखना है तो आपकी कैलोरीज बिल्कुल बैलेंस पे होती हैं कि जितना आप खा रहे हैं और जितना आपकी एनर्जी यूज़ अप हो रही है बराबर है। अगर आपने वेट लूज़ करना है तो आपकी कैलोरीज कम होनी चाहिए
और बनिस्बत के जितना आप यूज़ अप कर रहे हैं। उसमें 2-3 चीज़ें आप कर सकते हैं। एक चीज़ है फूड डायरी रखना। फूड डायरी होता है कि आप रोज़ाना लिखें कि आपने क्या क्या खाया और उसकी कैलोरीज। उसकी बहुत सारी ऐप्स भी हैं ताकि आपको पता चले कि कितनी आपने कैलोरीज ली हैं। दूसरा है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो कि अब रमज़ान में हम लोग नेचुरली वैसे भी कर रहे हैं बिल्कुल। उसमें होता है कि आपने स्टमक को रेस्ट दिया है 12 से 14 घंटे का, तो उससे भी मेटाबॉलिज्म में फ़र्क पड़ता है और आप टोटल 24 घंटे में फिर कम ही खाएंगे अगर ऑब्वियसली इफ्तार में बहुत ज़्यादा ऊट पटांग नहीं खाएं। तो आप अपनी कैलोरीज इस तरह से रिस्ट्रिक्ट करें। मीठे मशरूबात की तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जूसेस की ज़रूरत नहीं है, डिज़र्ट्स को बिल्कुल कम खाएं, फ्रूट्स जो हैं वो ज़्यादा खाएं, लेकिन फ्रूट में भी ये ना रखें कि अगर आम खा रहे हैं तो वो 4-5 आम खा लिए। अच्छा। आप उसकी भी मिकदार, तो मैं कोई भी खाना मना नहीं करती जो नेचुरली अकर करता है, वो कहती हूँ उसकी क्वांटिटी कम करें। लेकिन बेकरी के प्रोडक्ट्स हो गए, जूसेस हो गए, ये चीज़ तो किसी, और टॉफ़ी या चॉकलेट, इसकी तो कोई भी ना खाए, चाहे उसको डायबिटीज़ है या नहीं है, और चाहे उसको वज़न लूज़ करना है या नहीं है, उसको अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर साहबा, सवालात तो बेनतहा है और वक्त का तकाजा है कि मुझे प्रोग्राम को टाइम पे ख़त्म करना है। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि इस वक्त रमज़ान का आखिरी अशरा है, ईद की आमद है, आप अपने डायबिटीज़ के मरीज़ों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपने डायबिटीज़ के मरीज़ों को ये पैगाम देना चाहूँगी कि ठीक है, हम सब एक्साइटेड होते हैं कि ईद आ रही है, हम मनाएंगे और हमारे कल्चर का खाना बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन कोशिश ये करें कि ऐसा खाना ना सर्व करें, ना अपने रिलेटिव्स के लिए ना अपने लिए, कि जिससे जो है आपकी शुगर बहुत हाई। अब मिठाइयाँ हो गई बहुत, अब शीर खुरमा अगर बनाना भी है, अगर किसी को शुगर है आपके फैमिली में, तो आप उसे नकली चीनी जो आती है या शुगर सब्स्टिट्यूट्स उसमें बना लें या शुगर फ्री बना लें, ताकि आप अपने ख़ानदान में सबको इकट्ठे जो है मैनेज करें। और किसी का अगर एक को शुगर है एक को नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिज़र्ट्स किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है। तो ईद ज़रूर मनाएं, लेकिन मीठी ईद है, लेकिन उसको आप फेक शुगर से मीठी ईद कर दें। ठीक है मैडम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला। तो इसके साथ ही अपने दोस्त राहिल सिद्दीकी को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।